गहराई से गूढ़ चिंतन के साथ आपकी सलाहें आने वाली हैं, वो हमारा मतलब मैं अगर संपादक मंडल के साथ अपने रूप में करता हूँ तो ये सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य हों सलाह देने के लिए। पर साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि सलाह देने के लिए हमारे अंदर खुलापन कितना है। तो सलाह आती है तो वो बोझ की तरह कई बार लग सकती है यदि अनूप जी जैसा मित्र संवेदनशील उदारता के साथ सलाह को लेके और विस्तार की तरफ बढ़ने के लिए प्रस्तुत नहीं हो। तो मैं अब जो हमारे प्रमुख वक्ता आज के एक अन्य उनके बारे में बहुत संक्षेप में कुछ कहने से पहले मैं एकदम अनौपचारिक रूप से ये कहूँगा कि कुछ लोगों की आंखें आपको ऐसा लगता है वो बहुत दूर तक देखती हैं, ऐसा लगता है वो क्षितिज के पार तक देखने की गहराई अपने भीतर सहेजे हुए हैं। साथ ही एक ऐसा निष्ठा वाला समर्पण भाषा के प्रति उनके भीतर है जिसको लेकर वो कुछ ऐसी संरचना बनाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसको और सहजता से सुगमता से अपनाते हुए आगे बढ़े। और क्या क्या चुनौतियां उस पर भी आपका बहुत गहन चिंतन है। तो हमारे जो आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं उनकी उपस्थिति से भी यह जो सभागार है ये एक विशेष गरिमा प्राप्त करता है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज की भाषा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, कैरेबियन देश गयाना, त्रिनिदाद, सूरिनाम, ग्वाडालूप, प्रशांत महासागर में, फिजी, हिंद महासागर में, मॉरिशस और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की भाषाओं के संरक्षण और राज से संबंधित आपने बहुत सारे शोध पत्र लिखे हैं। जब शोध पत्र की बात आती है तो हमें लग ही जाता है कि बहुत विद्वान है, तो शोध वरना इस तरह के विषयों पर करना सबके बस की बात तो हो नहीं सकती है। विशेष करके जो हम एक अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की बात करें तो हमारे युग में अंतर्मुखता धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो भी इस प्रकार की एकाग्रता से भाषा पर आपका जो चिंतन रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पुस्तकों और विश्व कोश में भी प्रकाशित हुआ है। एक और बात है जिसके बारे में हम आदरणीय हमारे जिनका मुखारबिंद आप वहाँ बिल्कुल वहाँ भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं वो अपने नाम के अनुरूप, तो प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी जो है उनका हम जब स्वागत कर रहे हैं तो मैं ये भी बात जोड़ रहा हूँ कि आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। आप बताएं। महामहिम रणधीर जायसवाल जी, माननीय अनूप भार्गव जी, हरीश नवल जी, अशोक व्यास जी, अन्य विद्वजन और प्रिय बंधु, आज अनन्य के इस उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोग यहाँ अनन्य के लिए मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भारत का अमृत महोत्सव है और इस अमृत महोत्सव काल में इस भाषा के अमृत का पान हमें विभिन्न दिशाओं से मिल रहा है। राष्ट्र संघ से भी कुछ संकेत मिले हैं कि वहां हिंदी की बात शुरू हुई है और आज हम सब के सामने अनन्य की पत्रिका हमारे काउंसलावास की वेबसाइट के ऊपर स्थापित होगी। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं समझता हूं कि आज के महत्वपूर्ण दिवस के 3 कारण हैं मेरे सामने। पहला कारण है कि इस पत्रिका को काउंसलावास अर्थात भारत सरकार का मार्गदर्शन, सहमति, सहयोग प्राप्त है। दूसरा कारण है कि इसकी जो टीम है उनसे मैं भली भांति परिचित हूं और बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि ऐसी टीम मिलना बहुत दुर्लभ है। अनूप जी
जो सपना देखते हैं उसको साकार करते हैं। ये मैं कई वर्षों से देख रहा हूं। और एक बार किसी संदर्भ में मैंने अनूप जी के लिए ये कहा था कि अनूप जी, कोई कौन कर सका तेरी समता, इसमें समता की है क्षमता। अनूप जी बहुत कुछ कर लेते हैं। समय तो हर घर के पास 24 घंटे ही हैं, परंतु उस समय का सदुपयोग करना ये अनूप जी को खूब आता है। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क में हो रहा है। ये बात मैं क्यों कहता हूं? तो मैं समझता हूं कि न्यूयॉर्क सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है पूरे विश्व के लिए। जो कुछ न्यूयॉर्क में होता है उसका प्रभाव दुनिया भर में धीरे धीरे दिखने को मिलता है। तो न्यूयॉर्क बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन 3 कारणों से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सब लोग अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस पत्रिका की सफलता के लिए देते हैं। एक बात और जो मेरे ध्यान में है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं साहित्यकार नहीं हूं, भाषाविद हूं। भाषा के बारे में, भाषा का विश्लेषण करता हूं, भाषा के बारे में लिखता हूं। जैसा अशोक जी ने कहा कि कई देशों से डेटा इकट्ठा करके लाया, उसका विश्लेषण किया, उसके बारे में लिखा। और ये सब प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में है। गयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इन सब देशों के में फंसे हुए जो हमारे शर्तबंद इंडेंचर्ड मजदूर थे, उनसे बातें करके अपने टेप रिकॉर्डर में टेप बंद करके लाया, उसको नोट किया और फिर उसका विश्लेषण किया और उसके बारे में लिखा। और कुछ निष्कर्ष निकले हम सब में से, जिसको मैंने अपने शोध पत्रों में और अपनी पुस्तकों में मैंने प्रकट किया है और बड़े महत्वपूर्ण शोध हैं। हमारी जो प्रवासी भारत के लोगों की समस्या है वो भारत की समस्या, भारत की भाषा समस्या से थोड़ी अलग है। हमारी समस्या यह है कि हमारी भाषाएं, हमारी जो विरासत की भाषाएं हैं वो दूसरी पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचाएं, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। काम बड़ा सरल है लेकिन हो नहीं रहा है और उसके लिए जिम्मेवार हम सब लोग माता पिता हैं। बच्चा 3 वर्ष की आयु में बोलना सीख जाता है, अगले 10 वर्ष वो उस भाषा का विस्तार करता है, नए नए शब्द सीखता है, इस समय क्या बोलना है, कितना बोलना है, यह भी सीखता है। लेकिन वो जो 12-13 वर्ष की आयु का समय है उसमें भाषा अधिग्रहण, मतलब भाषा की जो एक्विजिशन है, लैंग्वेज एक्विजिशन, उसका वो अमृत काल है, सबसे अच्छा स्वर्णिम काल है, जब भाषा बच्चा बड़े सहज में सीख सकता है। 2 भाषाएं सुनेगा तो 2 भाषाएं सीख जाएगा, 3 भाषाएं सुनेगा तो 3 भाषाएं सीख जाएगा। भारत के महानगरों में जो लोग रहते हैं उन सबका यह अनुभव है कि भारत में बच्चे 2-3 भाषाएं सहज में सीख लेते हैं। यहां भी सीख सकते हैं, लेकिन ये माता पिता पर यह फर्ज है कि वो बच्चों के साथ बड़े सार्थक संदर्भों में अपनी भाषा का प्रयोग करें। अंग्रेजी तो बच्चे सीख जाएंगे, बाहर से भी सीख जाएंगे, टीवी से भी सीखेंगे, जब स्कूल जाएंगे तो वहां अपने जो सहपाठी हैं उनसे भी सीख जाएंगे, अपने अध्यापकों से सीख जाएंगे, उसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे बच्चे अगर एक भाषा और सीखते हैं
तो बड़े होकर आपको धन्यवाद देंगे। और ऐसे मैं विद्यार्थियों को जानता हूं, मैं जिस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया है कई वर्षों तक, वहां जिन विद्यार्थियों को ये सुअवसर नहीं मिला भाषा सीखने का, वो हमारे कोर्स में बातें सुनकर जब घर गए तो माता पिता से उन्होंने लड़ाई की इस बात की कि आपने हमारे साथ भाषा क्यों नहीं बोली आपने। तो कहने का अर्थ यह है कि बच्चा बहुत सहज में भाषा सीखता है, सिर्फ बोलना ही है आपको और कुछ नहीं करना उसको। अगर वो बोलना सीख जाता है तो लिखना पढ़ना तो बाद में भी आ जाता है बाद में। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। और आज के हमारे इस एकत्रीकरण में मैं देख रहा हूं कि दूसरी पीढ़ी के लोग बहुत कम हैं इसमें, शायद एक आध कोई हो यहाँ पर, लेकिन नहीं है। और ये कार्यक्रम जितने भी होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी देखने को मिलता है कि दूसरी पीढ़ी के लोग बहुत कम आते हैं उसके अंदर। तो ये ठीक है कि पहली पीढ़ी के लोग इस देश में आते रहेंगे और पहली पीढ़ी के लोग इन सब बातों का आनंद उठाते रहेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन दूसरी पीढ़ी तक अगर हमें भाषा पहुंचा सके किसी न किसी रूप में, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बात आगे चलती रहे, तो बच्चों के दोनों हाथ में लड्डू होंगे, एक हाथ में अंग्रेजी होगी, एक हाथ में हिंदी होगी। और जब हिंदी होगी या कोई दूसरी भारतीय भाषा होगी, जो भी है, तो वो भारत से भी उनका संबंध अच्छा बनेगा, सुदृढ़ बनेगा। जो साहित्य है, जिस साहित्य की हम बात कर रहे हैं, अगर वो साहित्य को नहीं पढ़ पाते हो तो ये उनका बड़ा दुर्भाग्य होगा उनका, और अगर पढ़ पाते हैं तो ये बहुत सौभाग्य होगा उनका। और हिंदी साहित्य के अंदर ऐसे ऐसे सुंदर मौक्तिक हैं, बिल्कुल मोती हैं, बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे मन स्पर्शी विचार हैं उसके अंदर, बिल्कुल। उनको अगर हम पढ़ें तो पता लगेगा कि दुनिया का कोई ऐसा साहित्य नहीं है जिसकी तुलना हिंदी साहित्य न कर सके। तो उन विचारों से, उस प्रकार के साहित्य से हमें अपने बच्चों को वंचित नहीं करना चाहिए, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। तो आज अनन्य के इस प्रकाशन के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए और अनूप जी को और बाकी टीम को अपने सब आपकी तरफ से और अपनी तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए मैं आपसे फिर यह आग्रह करता हूं कि जो मैंने कहा उसके बारे में जरूर सोचिए और उस विचार को अपने साथ लेकर जाइए, यहां मत छोड़ जाइए प्लीज। तो इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अनन्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।